हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की वन शॉट सीरीज में। क्रैश कोर्स को हटा दीजिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट द लास्ट लेसन का, लॉस्ट स्प्रिंग का, डीप वाटर का, द रेड ट्रैप का। तो आज के हम लोग वन शॉट में 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए देखेंगे। आई होप आप मेरे साथ बने रहें तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो वन शॉट सीरीज में स्टार्ट करते हैं। 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच अपन लोग चारों चैप्टर को निपटाते हुए मिल रहे होंगे। बट मैं एक आपको रिजोल्यूशन दिलवा सकता हूँ कि ये 4 चैप्टर्स आपके ब्रेन में मैं सेट कर दूंगा। इतना पक्का मानिए कि इन 4 चैप्टर्स को आपको दोबारा इसको छूना नहीं पड़ेगा एग्जाम से पहले। बस ये वन शॉट देख के एग्जाम चले जाना, वंदे मातरम बोलते हुए पेपर लिखा आना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो द लास्ट लेसन समरी अगर पहले पढ़ लेते हैं तो द लास्ट लेसन समरी है, इसे लिखा है अल्फोने डाउडेड ने। इसके जो ऑथर है वो है अल्फोने डाउडेड। इन द लास्ट लेसन समरी द ऑथर नरेट्स इवेंट अबाउट द 1870 व्हेन द फ्रांस वाज कैप्चर्ड बाय द बिस्मार्क लेड पर्शियन फोर्सेस। फर्दर मोर द लॉरेंस वगैरह वगैरह मैं बता देता हूँ। इसकी अगर समरी की बात करें तो इसमें 3 कैरेक्टर मेन है। एक फ्रेंच है जो कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है। इसके बाद एक एम हेमेल है जो कि इस बच्चे के टीचर हैं, और पूरी एक स्टोरी समझाई गई है, नरेट की गई है स्टोरी, ठीक है, जिसके ऑथर हैं अल्फोने डाउडेड, ठीक है। ये 1870 की स्टोरी है। डिस्ट्रिक्ट पर्शियन रूलर देयर, मतलब ये होता क्या है, एक फ्रेंच होता है, एक बच्चा होता है, उसको स्कूल जाना बिल्कुल नहीं पसंद होता है और उसे अपने टीचर से एक हेट रहती। एम हेमल जो उसके टीचर थे वो बहुत उससे हेट रहती थी, वो उनको कुछ समझता नहीं था, उनसे बहुत हेट करता था। अब होता क्या है, एक दिन की बात होती है, जो फ्रेंच है उसका मन नहीं होता है स्कूल जाने पर, वो कैसे करके इच्छा करके स्कूल चला जाता है और वहाँ जाके उसको पता लगता है कि आज हमारा आखिरी दिन है। जो एम हेमल सर है वो आखिरी दिन है, क्योंकि कल से एक नया टीचर आने वाला है जो हम लोगों को जर्मन पढ़ाएगा, क्योंकि आज से हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको बैन कर दिया गया है। मतलब हमारी जो कंट्री है वहाँ पर अब ये फ्रेंच लैंग्वेज हम लोग नहीं बोल सकते, तो इसलिए कल से कोई नया टीचर आएगा। फिर उसे दुख होता है। पूरी स्टोरी समझाई गई है कि कैसे हम लोगों की नेशनल लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहिए, गार्ड करना चाहिए, सब कुछ सिखाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन समरी इन द इंग्लिश। द नरेशन ऑफ दिस स्टोरी इज अ फ्रेंच बॉय फ्रेंच। जैसे मैंने कहा था कि एक बच्चा है फ्रेंच जिसका नाम है FRANZ, इज अ लेजी बॉय, बहुत ही लेजी। हाउएवर इन द स्पाइट ऑफ लेजीनेस फ्रेंच लाइक टू प्ले सेंसिटिव नेचर। एक बच्चा है, बच्चे का मन PhD करने का तो करेगा नहीं, बच्चे का मन खेलने का ही करेगा, तो बच्चा खेलने वाला सेंसिटिव नेचर का। फर्दर वो फ्रेंच हेट इज टीचर, जैसा कि मैंने कहा था उसे एम हेमल से पता नहीं अलग ही खुन्नस रहती थी, नशे में था बच्चा, उसे बिल्कुल फ्रेंच पढ़ना पसंद नहीं था। जो उसकी नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच थी उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो अपने टीचर से भी हेट करता था, क्योंकि टीचर उससे हमेशा ही कहते रहते थे मतलब लैंग्वेज, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ो। अब एन ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से एक ऑर्डर आता है कि जो जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ पर फ्रेंच नहीं बोली जाएगी, FRANC फ्रेंच नहीं बोली जाएगा, वहाँ पर कल से जर्मन बोली जाएगी। अब एम हेमिल ठहरे फ्रेंच के टीचर। अब उन्होंने जो स्कूल को दिए थे वो 40 साल स्कूल में पढ़ाए थे फ्रेंच से पहले, 40 साल से वो अपनी सर्विस को पूरा कर रहे थे स्कूल में। तो आज एम हेमल का आखिरी दिन था। अब बच्चा जो था फ्रेंच कैसे भी करके स्कूल पहुंचता है। एम हेमल लास्ट डेट अ टीचर हैज़ बीन वर्किंग 40 ईयर्स मोर एवर द टीचर हैज़ फीलिंग ऑफ अ पैट्रियटिज्म, मतलब उनको अपने देश से बड़ा प्यार हो रहा था कि मैंने स्कूल को 40 साल अपने दे दिए हैं, ठीक है। अब ऑन द लर्निंग अबाउट द लास्ट लेसन, 1 मिनट, ही इज ऑल्सो ऑफ नॉस्टैल्जिया द विलेजर मैन अटेंड। हाँ, जब फ्रेंच अपने स्कूल पहुंचता है वो वहाँ पर देखता है कि यहाँ पर तो आज विलेजर्स भी आए, मतलब पूरा गांव आया है लास्ट। और वो क्यों गांव वाले आए होते हैं, एम हेमल को रिस्पेक्ट देने, क्योंकि उन्होंने अपने पूरी ईयर लाइफ के 40 साल, एक बहुत बड़ा स्टेज होता है 40 साल किसी को ऊपर समर्पित कर देना, तो वो उनको मतलब होनर देने आए थे कि उन्होंने 40 ईयर्स को किया है। फ्रेंच रिसीव अ बिग शॉक। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि अब फ्रेंच बैन हो गई है, जर्मन कल से बोलनी पड़ेगी। फ्रेंच स्कूल पहुंचता है, वहाँ पर उसे एक शॉक लगता है। वो उसको पता लगता है कि जो लास्ट लेसन है, जो फ्रेंच का लास्ट लेसन है, और मतलब कल से फ्रेंच यहाँ नहीं बोली जाएगी, जर्मन बोली जाएगी वगैरह वगैरह, तो कल से नया टीचर आएगा और जो आपको जर्मन पढ़ाएगा। इंस्टेंटली ही डेवलपिंग अ लविंग, मतलब एकदम उसका रूप बदल जाता है। जो एम हेमल से वो इतनी नफरत करता था उनसे, उसका दिल से सपोर्ट होने लगता है। एम हेमल से वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगता है उसी दिन से, और उसके मन में भी एक रिस्पेक्ट आ जाती है एम हेमल के प्रति। और फिर उसके बाद एम हेमल समझाते हैं कि जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है फ्रेंच कितनी अच्छी है, फ्रेंच ने हमको क्या क्या दिया, कैसे हम लोगों को, पहले हमारी गलती है कि हम लोगों ने अपनी जो लैंग्वेज है उसको गार्ड नहीं किया। कोई भी दूसरा देश आके आज हम लोगों पे अपनी लैंग्वेज थोप रहा है, कल से हमें जर्मन पढ़नी पड़ेगी, कल से कोई नया टीचर आएगा जो हमको जर्मन पढ़ाएगा। तो यही है कैसे हम लोग पहले अगर गार्ड कर लेते, इसमें सब हम लोगों की गलती है कि हम लोगों ने अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको बिल्कुल भी गार्ड नहीं किया, और आज हम लोगों को ऐसी नौबत आ गई कि हम लोगों को अपनी लैंग्वेज को ही छोड़ना पड़ रहा है, हम लोगों को दूसरे की लैंग्वेज अब पढ़नी पड़ेगी। तो वहीं पर फ्रेंच सोचता है, एक बच्चा होता है वो सोचता है कि अगर ये हमारे जैसे ये जो जर्मन है, इंसान तो जर्मन बोल लेगा, पर जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स पिजन,
कुछ भी है, वो क्या मतलब जो फ्रेंच में बात कर रहे हैं आज फ्रेंच में वो गुटरगू कर रहे हैं, तो कल क्या वो जर्मन में गुटरगू थोड़ी ना कर लेंगे। मतलब अगर तुम हमसे हमारी लैंग्वेज माउथ स्पीक छीन लोगे, दूसरे जो वर्ड हो गए एनिमल हो गए उनसे थोड़ी ना हमारी जो वो लैंग्वेज जो टॉकेटिव लैंग्वेज उनसे छीन लोगे। उसके मन में यही होता है, पर वो बच्चा है वो क्या जाने। और यहीं पर स्टोरी का वही हो जाता है कि एमएमएल अपनी जो आखिर पोस्ट है उसको दे के चले जाते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन ऑफ द लास्ट लेसन की। द लास्ट लेसन समरी रिफ्लेक्ट इन द इंपॉर्टेंस ऑफ द वन लैंग्वेज इन एनी रेस, वाई इज ए क्रूशियल टू सेफ गार्ड इट। मतलब जो लास्ट लेसन का एक यही है कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है उसको कैसे गार्ड करना चाहिए, क्रूशियल होती है हमारे लिए। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं बता दूँ, क्वेश्चंस को पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं बता तो दूंगा ही आपको। चलिए ठीक है। वाई डज फ्रेंच इनिशियली हेट हिज टीचर, मतलब जो फ्रेंच था उसको अपने एम हेमल सर क्यों नहीं पसंद थे। एम हेमल इज अ स्ट्रिक्ट एंड काइंड ना, एम हेमल इज अ लेजी एंड नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग फिजिक्स। पहले पैरा की लाइन तुरंत से एमसीक्यू में छप के आ गई है, ऐसा समझिए पहले पैराग्राफ की लाइन छप के आ गई, पर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, क्या पता ये गलत हो, उसके इससे अच्छा कोई आंसर मिल जाए। एम एम एल इज इनकम्प्लेंट एंड बोरिंग ना, भाई ऐसा तो नहीं था। फ्रेंच इज अ जेलिसी, उसे अपने टीचर से क्या जेलिसी होगी, बच्चा है बेचारा उसे क्या जेलिसी, तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पढ़ते हैं। व्हाट चेंज अकर द फ्रेंच एटीट्यूड टुवर्ड एम एम एल ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। ड्यूरिंग द लास्ट लेसन में एम एम एल के प्रति उसका प्यार बढ़ गया था, रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। तो फ्रेंच बिकम मोर रिलायबल डिसरिस्पेक्टफुल ना, भाई ऐसा तो कुछ नहीं था। फ्रेंच डेवलप अ डीप रिस्पेक्ट, बिल्कुल तुरंत आंसर ठोक दूँ। फ्रेंच बिकम नहीं भाई ऐसा नहीं था। फ्रेंच बिकम ओपनली डिफेंड एंड चैलेंज, भाई चैलेंज क्यों करेगा, WWE थोड़ी ना लड़ेगा। व्हाट डज एम एम एल इन्फ्लुएंस अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। ही करेज द स्टूडेंट, मतलब फ्रेंच मतलब एम एम एल जो हमारे शिक्षक जी हैं एम एम एल, वो बता रहे कि फ्रेंच ना पढ़ो, फ्रेंच को छोड़ दो, उसकी रूट्स को छोड़ दो। अलग ही यार। ही प्रेज द लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल नेचर ऑफ, हाँ मैंने जैसा कहा था कि वो बहुत फ्रेंच की तारीफ किए थे कि फ्रेंच हमारी ऐसा ऐसा दिया ये वगैरह वगैरह की तारीफ किए थे, तो इसका आंसर होने वाला ही प्रेज द लॉजिकल ब्यूटीफुल नेचर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। चलिए अब जैसे ही देखा आपने कितनी जल्दी हम लोगों ने बहुत ही सटीक से कितना अच्छा मतलब एक चैप्टर कर लिया। आप दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग्स को समझाने से पहले मैं बता दूं इस स्टोरी को लिखा है अनीस जंग जी ने। ठीक है, अनीस जंग जी ने, और इस स्टोरी में दो बच्चों की बात की गई है। एक है साहिब आलम, बच्चे का नाम है, और दूसरे का नाम है मुकेश। साहिब आलम है वो एक रैग पिकर है, रैग पिकर माने कूड़ा उठाने वाला, और जो मुकेश है वो बैंगल मेकर, उसकी मतलब बैंगल मेकर वो बनना नहीं चाहता था, उसका मन था मोटर मैकेनिक बनने का, मोटर मैकेनिक बनने का। बट उसकी फैमिली में प्रथा, एक प्रथा नहीं कहते हैं, वो चली आ रही थी कि जो हमारा बच्चा होगा वो भी बैंगल बनाएगा, जो उसका बच्चा होगा वो भी बैंगली मेकिंग करेगा, तो वो भी बैंगली मेकिंग कर रहा था, पर उसका मन था एक मोटर मैकेनिक बनने का। तो अनीस जंग पूरी दोनों स्टोरियों को कंबाइन करके बताती है कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए द समरी, द लॉस्ट स्प्रिंग समरी डिस्क्राइब द टेरिबल कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन, मतलब ये पूरा कंडीशन दिखाती है बच्चों की। दीज चिल्ड्रन आर दोनों हु एंजॉय, मतलब इन बच्चों ने, आप खुद छोटे छोटे से बच्चे जो काम पे लग जाते हैं उन्होंने क्या अपना चाइल्डहुड देखा होगा, क्या वो खेले होंगे, उन जैसे ही वो पैदा हुए थोड़े से बड़े हुए रिस्पॉन्सिबल हुए तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी का बोझ आ गया, वो क्या बेचारे चाइल्डहुड को जिए होंगे। बिकॉज द प्रिवेंटिंग सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इन द वर्ल्ड, दिस इज ऑल ऑफ दैट दीज चिल्ड्रन डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर स्कूलिंग। जी हाँ, छोटा सा बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा होते ही उसके ऊपर बोझ आ गया तो बेचारा वो कहाँ से स्कूलिंग करेगा। मोर ओवर देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दीज चिल्ड्रन टू एंटर इनटू द लेबर। छोटा सा बच्चा है उसको थोड़े से पैसे कमाने, तो उसके दिमाग में ये तो आएगा नहीं मैं PhD कर लेता हूँ, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, डॉक्टर से पैसा आएगा। बेचारा छोटा सा बच्चा उसके दिमाग में क्या आता है, एक लेबरी कर लो, या तो यहाँ से ईंटें ढो लोगे, यहाँ से ईंटें ढो के पैसे आ जाएंगे, या वगैरह वगैरह, बस उसको इसी लाइन में डाल दिया जाता है। ठीक है, दीज चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग बाय लेबर इनटू दीज अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड आर फोर्स इनटू लेबर, लेबर में फोर्स कर दिया जाता है, और दीज सर्टेन डिनाइड देम एजुकेशन एज वेल एज अपॉर्चुनिटी, और यही अपॉर्चुनिटी वो खो देते हैं। मतलब उनको बच्चों को क्या पता होता है कि पढ़ के भी हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। और अनीस जंग रेस करती हैं बॉयज एलिमेंट चाइल्ड लेबर, छोटे से बच्चे से चाइल्ड लेबर करवाई जाती है, जबकि एक बहुत गुनाह की बात है ये चाइल्ड लेबर। इसके ऊपर एक एक्ट भी है, चाइल्ड लेबरिंग आप नहीं करवाते, बिलो 18 से बच्चे से आप चाइल्ड लेबरिंग करते हुए पकड़ा जाते, तो इसके ऊपर भी एक कानून है। पर यहाँ पर कैसे धच्चियाँ उड़ाई जाती कानून की, वही इस स्टोरी में दिखाया गया है। अब गलती कानून धच्चियाँ उड़ाने की नहीं है, गलती अब वही पूरी स्टोरी को समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट पार्ट टेल ऑथर इंप्रेशन रिगार्डिंग द लाइफ पुअर रैग पिकर। रैग पिकर की बात की गई है जिसका नाम है अनीस जंग, बच्चा है अनीस जंग। ठीक है, अब द रैग पिकर हैव सम कम फ्रॉम ढाका, ये बांग्लादेश ढाका से आया है।
साहिब आलम। और वो ढाका से क्यों आया है, ढाका से उसका ऐसा तो हुआ नहीं भाई ट्रेन जा रही है ढाका से पकड़ ली, ये रैक पकड़ आए हैं ढाका से और रह रहे हैं सीमापुरी दिल्ली में। डिस्ट्रिक्शन हैज़ कम इन देयर फील्ड ऑफ होम एरिया, मतलब जो ये लोग ढाका से आए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि इनके जो बांग्लादेश में पहले रहा करते थे वहाँ पर सुना, मतलब वहाँ पर ओले गिरे, स्टॉर्म्स आए, आंधी आई, तूफान आए। दे हैड कम टू द बिग सिटी इन द होप ऑफ फाइंडिंग लिविंग हियर, मतलब वो बिग सिटी मतलब दिल्ली को सोच के ये आए थे कि यहाँ पर मतलब आराम होगा, थोड़ा सा बड़ी सिटी है, कोई काम मिल जाएगा। बट रियलिटी वॉज द फैक्ट एंड पेनफुल फॉर देम, दे फेड मैनी हार्डशिप्स, मतलब उनको जो लगा था वो ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत ही hard reality that they have a certain poor and lack various resources. The writer watches Sahibe every morning. He has in such a gold away neighborhood. The mean survival of these like picking in the garbage. Furthermore, for the children, it is a wondrous thing that children are not able to find a coin or two from it. The people was amazing and desired. The problem is that now possibility they have a quit thing, few things able to teach. अब मैं थोड़ा सा स्टोरी को अपने लहजे में समझा देता हूँ। ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई है, बुकिश लैंग्वेज बुक ही में रह जाती है, अगर जो ब्रेन में सेट है वो तुम्हारा भाई संस्कार करेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। ये जो साहिब आलम बच्चा होता है, ये इसके लिए गार्बेज जो होता है, गार्बेज इसके लिए ये मिस्टीरियस थिंग होती है, एक तरह से समझाऊँ तो मिस्टीरियस थिंग माने इसे 1 रुपये मिल जाता था, कभी कभी 2 रुपये मिल जाता था, कभी कभी 10 रुपये मिल जाता था। तो ये इन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती थी कि आज मेरे को 1 रुपये का भी सिक्का मिल सकता है, 10 रुपये का भी सिक्का मिल सकता है, और आज कुछ नहीं मिल सकता है या कोई और कुछ चीज़ मिल जाती है। अपन के लिए गार्बेज इक्वल्स टू गार्बेज, अपन के लिए कूड़ा इक्वल्स टू कूड़ा, बट इनके लिए एक मिस्ट्री होती थी क्या निकलेगा आज कूड़े से। मतलब जब साहिब जो अनीस जंग थी, जब भी इन्हें देखती थी तो बहुत खुश होती थी कि ये जो बच्चे हैं मतलब बिना चप्पलों के घूम रहे हैं, तो ये बच्चे कितनी इनोसेंस है, मतलब ये लोग कैसे ढूंढ रहे हैं, इनके लिए कितनी मिस्ट्री लगती है, कितना इनको अच्छा लगता है फाइंड करना। अब उसी के बाद जैसे एक बच्चा है, बड़ा तो होगा, वो बच्चा नहीं बना रहेगा। अब भाई स्टोरी दूसरी पलट जाती है जब वो बड़ा हो जाता है साहिब आलम। अब जैसे उसके लिए पहले 1 रुपये था, फिर 10 रुपये, कभी मिल गया तो 10 रुपये मिल गए, कभी नहीं मिला तो 1 रुपये नहीं मिले, ठीक है, ऐसे ही है। बट अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो बड़ा हो गया, अब वो थोड़ा सा कमाने लगा है, वो कमाने लगा 800 रुपये पर मंथ का, और उसके साथ मील वगैरह भी रहेंगी सारी। अब बट उसके मुंह से वो इनोसेंस चली गई। इनोसेंस मतलब वो छोटे था, अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था, गार्बेज में गार्बेज पिक किया करता था, रैक पिक किया करता था, देखा करता था चीज़ें, पर वो इनोसेंस अब उसके हाथ से उसके मुंह से चली गई है। अब वो बेचारा एक लोहे का टीन का डब्बा अपने मतलब कंधों पे, छोटे से कंधों पे लाद के चाय बेचा करता है, टी स्टॉल में लग गया है वो बंदा। 800 रुपये मंथली का है। हाउएवर दिस इज़ अ जॉब डिस्पाइट इन फ्रीडम, मतलब से इसकी फ्रीडम छीन ली गई। दिस कंडीशन इज प्रीटी होपलेस एंड फुल ऑफ मिसरी। मतलब आप जैसे एक बात बताइए, आप जैसे पहले आप ये थे कि आपके 4-5 दोस्त आराम से जाया करते थे, कूड़ा उठाया, उसमें भगवान के भरोसे 1 रुपये भी निकल गया, 10 रुपये भी निकल गया, गॉड से प्रे करते थे 100 रुपये भी निकल जाए। बट अब आपके 800 रुपये तो फिक्स हो गए, ये तो अच्छी बात है। बट अब आपको काम भी करना पड़ेगा। एक टीन का जो लोहे का डब्बा है, आपने अगर देखा हो कि चाय जब पीते हैं तो एक कैन रहता है, हाँ कैन बोल सकते हैं, कैन रहता है, उसी में चाय भरी होती है, तो वो पकड़ के बेचारा जाता है साहिब आलम और वो बांटता है, ठीक है। अब यहीं पर हमारी फर्स्ट स्टोरी, इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है जो होता है साहिब आलम का, ठीक। अब सेकंड के पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो होता है एक बच्चे मुकेश के बारे में, ठीक है। अब जैसे आपको मेरी राइटिंग थोड़ी नहीं समझ में आ रही हो क्योंकि यार अपन जुगाड़ी आदमी है, इसलिए स्टाइल बड़ा जुगाड़ू चला रहे, इसलिए राइटिंग नहीं आ रही। कुछ ऑर्डर किया है, जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अब गोल्डन, ठीक है, यहाँ तक हमारी स्टोरी खत्म। द सेकंड पार्ट एक्सप्लोर द लाइफ ऑफ मुकेश। यहाँ पर अब हम लोग मुकेश की बात करते हैं। मुकेश इज़ अ बॉय हु बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ अ बैंगल मेकर, फिरोजाबाद में बैंगल्स मेकर आपने देखे होंगे बहुत सारे। यहाँ पर एक फैक्ट्री है, बैंगल्स की चूड़ियों की फैक्ट्रियाँ होती हैं, यहाँ पर ये बच्चा काम करता था। इज़ अ फेमस फॉर ग्लोरी, हाँ यहाँ पर चूड़ियों का एक बहुत बड़ा कारखाना है फिरोजाबाद में। देयर इज़ अ एंगेजमेंट ऑफ नियरली 20,000 चिल्ड्रेन इन अ पर्टिकुलर बिजनेस। आप मानेंगे नहीं, यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा चिल्ड्रन काम करते हैं इस फैक्ट्री में, जो कि एक चाइल्ड लेबरिंग की तो धज्जियाँ उड़ाना ही, 1-2 अलग बात है, 20,000 बच्चे यहाँ काम करते हैं। फर्दर मोर नो वन ओवर द अंडरस्टैंड द रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, मतलब यहाँ पर लॉ की तो धज्जियाँ उड़ाई गई है। डेट फॉरवर्ड चाइल्ड लेबर मोर ओवर द लिविंग कंडीशन एज वेल द वर्किंग एनवायरमेंट एंड द
बोथ ऑरेंजेस। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम मुकेश है, वो ऐसी ऐसी फैक्ट्रियों में काम करता है जहाँ पर चूड़ियाँ बनती हैं, और चूड़ियाँ ऐसी थोड़ी ना बन जाती, कांच को पिघलाया जाता है, गरम गरम भट्टियाँ होती, अंधेरी जगह पे इतनी रोशनी वाली भट्टियाँ, गरम भट्टियाँ, उनसे इन बच्चों की आंखों पे कितना इफेक्ट पड़ता है। मतलब ये जब बड़े मतलब एडल्टहुड में पहुँच पाते हैं तब तक ये लोग बेचारे ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं ये बच्चे, और इनको नहीं पता है कि ये लोग कर रहे हैं अभी तो इनको थोड़ा सही लग रहा है, पर ये आगे चल के इनके लिए कितनी मुसीबत होने वाली। जैसे ही अपना एडल्टहुड मतलब अपने टीनेजर की तरफ बढ़ेंगे, ये धीरे धीरे अंधे हो जाते हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट रहता है, अगर बाहर आप देखेंगे मौसम है, और भाई अंदर जाके आप बैंगल फैक्ट्री में देखेंगे, घोर अंधेरा, इतनी गर्मी में गरम गरम भट्टियों के बीच आपको बैंगल बनानी पड़ रही, तो आपका क्या हाल होगा। तो यही हाल ऐसे बच्चों का हुआ करता था, ठीक है। दीज चिल्ड्रन डेयरली सेल ऑल्सो दे वर्क फॉर हॉट फर्नेसेस में वर्क करते, दे हैव सर्टेनली वेरी डेंजरस थिंग मेक द चाइल्ड ब्लाइंड, मतलब अंधा कर सकते हैं एडल्टहुड में ही। फर्दरमोर द चिल्ड्रन हैव डील विद द प्रेशर ऑफ डेब्ट, और बच्चों को कोई काम करने का शौक नहीं है पर इनके ऊपर कर्ज होता है। मोरेवर दे आर अनेबल टू थिंक अ सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और छोटे से बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे, इसके अलावा लेवरी में ही घुस जाते हैं। देयर इज नो वे फॉर दीज चिल्ड्रन टू कम आउट दिस ट्रैप, और ये जो छोटा सा मजा है, छोटा सा मजा 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 बन के इनके लिए एक ट्रैप बन जाता है। ट्रैप माने एक शिकंजा हो जाता है इनके ऊपर। द पुलिसमैन, अब जो पॉलिटिशियन कहते हैं कि ऊंच नीच की कोई हम जाति नहीं करेंगे, हमारे साथ नीचा भी चलेगा ऊंचा भी चलेगा, तो यहाँ पर यही कहा जाता है द पुलिसमैन, द मिडिल मैन, द पॉलिटिशियन, द हिंडर, वो हम लोगों के साथ प्रोग्रेस नहीं करना चाहते हैं। ये केवल ये एक लाइन होती है जब आपको वोटिंग चाहिए होती है, एक लाइन है। पर जब मुकेश की फैमिली से अनीस जंग मिलती हैं तो वो बताते हैं कि पुलिसमैन पॉलिटिशियन कभी नहीं चाहते कि हम उनके साथ। द वुमेन हैज़ हाउ टू कंटिन्यू डेजिग्निटी ऑफ फेथ, और मतलब जब हम अनीस जंग इसके घर जाती हैं मुकेश के, तो वहाँ पर पूछती हैं कि आपने इतने छोटे बच्चे को क्यों लगा रखा है। मतलब वो सोचती हैं कि उन्हें एक फेथ है, उन्हें विश्वास है कोई ना कोई कुछ दिन होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ सच थिंकिंग दे फॉलो द एस्टर्न, मतलब ये समझती हैं कि हमारे बच्चों ने भी ऐसे किया था, हमारे माँ बाप ने भी ऐसे किया था, हम भी ऐसे कर रहे, हमारा बेटा भी ऐसे करेगा, उसका भी बेटा ऐसे करेगा। मतलब ये हमारी एक ट्रेडिशन है। दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द मुकेश, ही इज नॉट लाइक ए रेस्ट ऑफ द फोक देम, दे बिकम ए बिग ड्रीम, दे हैव ए मोटर मैकेनिक, उससे मोटर मैकेनिक बनना, द गार्बेज इज फार अवे वेयर इज लिविंग। मतलब वो दोनों बच्चों की स्टोरी को कंपेयर किया है। कंक्लूजन, अगर हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग की बात करें, अगर कंक्लूजन पूछ लेता है स्टोरी का, तो क्या है कंक्लूजन। द लॉस्ट स्प्रिंग समरी गिव अस एन analysis of information condition faced by the many children that are commented in the life of pain observation lack of education, कि बच्चों की लाइफ में छोटे से ही बच्चों पे लैक ऑफ एजुकेशन होता है, उन पे एक चाइल्ड लेबरी थोप दी जाती है। यही हम लोगों की इस स्टोरी का जो मेन पार्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस का यही थीम है, पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे फिर ही राइट आंसर देंगे। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ अ रैग पिकर इन द स्टोरी, मतलब उनका जो मेन रैग पिकर था साहिब आलम का, उसका मेन सर्वाइवल सोर्स क्या था, फार्मिंग करना। भाई रैग पिकर है तो फार्मिंग कहाँ से करेगा, गार्बेज हो सकता है, पर आगे भी देखते हैं। फिशिंग क्यों करेगा, हंटिंग, छोटा सा बच्चा हंटिंग करके क्या करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गार्बेज। उसका गार्बेज ही मेन सर्वाइवल का सोर्स था। गार्बेज में से 1 रुपया निकल गया तो भी राम भरोसे, ना निकला तो भी राम भरोसे, ठीक है। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन फॉर मुकेश फैमिली, मुकेश फैमिली की जो मेन ऑक्यूपेशन थी वो क्या थी यार, मैं तो भूल गया, मुझे लग रहा है शायद सिलाई करते थे। अब आप ही बताना। वीविंग, मुझे तो लग रहा है सिलाई करते थे। पोट्री, मुर्गियाँ, हाँ मुर्गियाँ भी वो पालते थे। बैंगल मेकिंग, अच्छा बैंगल मेकिंग करते थे, अरे वाह आपने तो बिल्कुल सही बताया, तो वो लोग बैंगल मेकिंग किया करते थे, ठीक है। पता है मुझे, बहुत गंदी एक्टिंग की है, 50 रुपये भी काट लेना। व्हाट इज़ द मुकेश ड्रीम ऑक्यूपेशन फॉर द फ्यूचर, मतलब क्या बनना था उसे, शायद मेरे हिसाब से मोटर मैकेनिक बनना था। आपके हिसाब से क्या बनना था, कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो उसका मन था मोटर मैकेनिक बनने का। इतना गंदा मेरा स्टाइलिश है पेंसिल का, क्या बोलूँ। चलिए यहीं पर हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पढ़ते हैं डीप वाटर की तरफ, जो कि जिस चैप्टर को हमारे लिखा है विलियम डगलस जी ने। और इस स्टोरी में बात की गई है जैसे वो छोटे थे, उनके साथ 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके थे जिससे वो उन्हें फियर था, किससे, वाटर से, पानी से फियर होता है। कुछ लोगों को कहते नहीं, ये फोबिया होता है। तो हमारे जो विलियम डगलस जी थे उनको फोबिया था वाटर से, क्योंकि उनके साथ पास्ट में कुछ ऐसे सीन हुए थे जिससे वाटर ने उनके साथ मतलब डूब रहे थे। एक छोटे से जैसे फियर होता है, जैसे मैं अगर अपना फियर बताऊँ तो मेरे को सबसे बड़ा फियर है लिजार्ड का। मैं यार डंके चोट पे कहता हूँ मुझे लिजार्ड से फियर है, क्योंकि छोटे से ही मेरे दिमाग में वो बात डाल दी गई थी लिजार्ड की। छोटे से ही तभी तो कहते हैं बच्चे को, आज की जनरेशन के बच्चे को कुछ किसी चीज़ से डराना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही होता है, छोटे बच्चे को अगर डरा दिया एक बार वो ऐसे ही होता है। तो डीप वाटर समरी विल असिस्ट यू द अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक मैन एंड माउंटेन। ये मैन एंड माउंटेन से छोटी सी स्टोरी। ओवर हियर द ऑथर टेल अस अबाउट द ओवरकम ऑफ द डीप रूटेड फियर ऑफ वाटर, जैसे उन्हें पानी से डर था, कैसे वो उसके ऊपर उभरे। वी लर्न फ्रॉम द ऑथर डेवलप फियर ऑफ अ वाटर फॉलोइंग 2 वेरी
डेडफुल इंसिडेंट, उनके साथ कितने इंसिडेंट हुए थे डेडफुल वाले, तो अगर आए तो लिख देना डंके की छोड़ पे कि संस्कार सर ने बताया, भैया ने बताया, 2 हुए थे, 2 डेडफुल इंसिडेंट हुए थे। इन दिस फर्स्ट वन ही इज़ अ 4 years old, पहला इंसिडेंट उनके साथ 4 साल पे हुआ था। व्हेन ही नॉक इन डाउन, उनके वो अपने फादर के साथ गए होते हैं सी में, और सी में आप देखते हैं लहरें आती हैं, तो क्या, और उसी में वो डूबते डूबते बचा। और सेकंड वन उनके साथ हुआ था 11 साल पे। अब बुली थ्रो हिम, मतलब वो स्विमिंग पूल में गए होते हैं, वहाँ पर एक मोटा ताजा हट्टा कट्टा बच्चा बुली करता है और उनको फेंक देता है, मतलब डीप स्विमिंग पूल का एक साइड फार रहता है, डीप रहता है, तो वो डीप साइड में उनको फेंक देता है। वो उनको लगता है कि वो मतलब नीचे कोई धरती है ही नहीं, जबकि एक मतलब उनको लगता है कि स्विमिंग पूल मतलब नीचे घुस गया है, मतलब उसका कोई एंड नहीं है, पर एंड तो होता ही है, पर उनको ऐसा लग रहा था हैविंग थ्रो स्केरी इन ही वाटर डीपली। हाउएवर द ओवरकम फाइनली वी लर्न about the measure to talk overcome the fear moreover occurs। अब मेन स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंग्लिश बोल दी। अब अगर मैं बुकिश लैंग्वेज को छोड़ूं, बुकिश लैंग्वेज को तो नहीं छोड़ सकते अपन यार, मेन बात बुकिश ही लैंग्वेज को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा तोड़ मरोड़ के। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। डीप वाटर था समरी इन इंग्लिश, ठीक है। तो डीप वाटर इज अबाउट द राइटर जर्नी ओवरकम द फियर ऑफ वाटर। कैसे एक डीप वाटर जो विलियम डगलस थे, कैसे एक अपने पानी के डर से बाहर आए, विच इज़ अ डीपली रूटेड इन चाइल्डहुड में पहली बार उनके साथ हुआ था। द ऑथर स्टार्टेड फियरिंग वाटर सिंस द एज ऑफ 4 years। पहला जो कांड हुआ था, अगर पेपर में आ जाता पहला कांड कब हुआ था, तो लिख देना टंके छोड़वे 4 साल पे हुआ था सर। और दूसरा कांड कब हुआ था, 11 साल पे हुआ था। आगे स्टोरी समझा रहा हूँ, ठीक है। 4 years। इट हैज़ बीन व्हेन स्टार्टेड विजिटिंग कैलिफोर्निया विद हिज फादर। अपने कैलिफोर्निया गए होते हैं अपने पिताजी के साथ। ही विजिटेड अ बीच, ओशन गलत बोल दिया, समुद्र। बीच पे गए होते हैं, वेयर अ वेव नॉक्स। ओ भाई साहब, जो लहरें आती हैं ना, लहरों में जो राफ्टिंग क्या है, सर्फिंग, हाँ सर्फिंग कर रहे थे वो, अपने पिताजी के साथ सर्फिंग करने गए होते हैं। नॉक्स में स्विपिंग द टेरिफाइड ऑथर थ्रो द फादर लाफ। मतलब होता क्या है, फादर राफ्टिंग कर मतलब उसे सर्फिंग कर रहे होते हैं, तो ये भी चले जाते हैं, पर एक लहर में ये डूब जाते हैं, डूबते डूबते रहते हैं। तो फादर हंस के, जैसे कहते नहीं छोटे पे कहते हैं चींटी मर गई गिर जाओ, पर चींटी घंटा नहीं मरी होती है, छोटे से ही हम लोगों को बताया जाता है। पर ऐसे ही होता है, इनको फादर उन पर हंसने लगते हैं, जबकि खतरे की कोई बात नहीं होती, तभी पापा हंस रहे होते। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं। बहुत अच्छी बात बोल दी मैंने। हाउएवर इट द एक्सपीरियंस टेरिफाइंग हिम द डेवलप अ फियर ऑफ वाटर। यहीं पर इनका पहला फियर अनलॉक हो जाता है 4 साल की उम्र पे, फियर पहला पाल लेते हैं। आफ्टर डेट व्हेन द ऑथर इज 11 years old, ही एक्सपीरियंस अनदर इंसिडेंट विद द व्हेन स्केलेट इज फियर। ही इज अ स्विमिंग पूल इन याकिमा। ही इज एट द याकिमा के स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने गए होते हैं, ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग। ऑन वन फाइन डे बुली डिसाइडेड टू पुल इन अ डेंजरस प्रैंक। मतलब एक बुली हट्टा कट्टा बच्चा आता है और इनको पानी के अंदर धक्का दे देता है, ठीक है, बुली करने के लिए, प्रैंक करने के लिए। ही पुशेस हिम टू अ डीप एंड ऑफ द पूल व्हेन फ्राइडे ऑथर रीचेस 9 feet इनटू द वाटर एंड स्टार्ट स्ट्रगलिंग डिस्पेक्टेड टू होल्ड ऑन समथिंग। मतलब ये सोचते हैं कि नीचे इसका एक जैसे एक स्विमिंग पूल ऐसा होता है, अगर माने तो इधर साइड मतलब कम डीप रहता है, नीचे 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 बढ़ता है, वो डीप आ जाता है। तो उस बुली बच्चे ने इनको यहाँ पर धक्का दे दिया था। अब ये नीचे जा रहे थे, इनको लग रहा था नीचे जो एंड है ही नहीं, पर एंड होता है। पर अगर डूब रहा इंसान क्या क्या सोचते हैं, मेरे साथ बहुत गलत इंसिडेंट हो गया है, मैं बताऊंगा जल्दी। तो ये सोचते हैं यहाँ पर जो एंड है वो होता ही नहीं, पर एंड होता है। तो वो कैसे ओवरकम करते हैं, ऊपर आते हैं कैसे करके, और ये सब होता है इनके साथ। पर वो अपने उस जो फियर था, उनका फियर ऑफ वाटर था, उससे वो डरते नहीं हैं। वो फर्दर मोर ही मूव्स ऑन द किंगिंग द लेग्स ऑफ द साइड पूल। फाइनली ही कंबाइंड द ऑल वाटर, मतलब स्विमिंग पूल से निकलता है। ऑथर द नाउ हाउ टू स्विम ही इज स्टिल टेरिफाइड ऑफ द वाटर, थस इन द ऑर्डर गेट द रेट ही डिसाइडेड टू कॉन्फ्रंट ही मॉक द ट्रैंकिंग वाटर रियली डू कॉन्सिडर ही प्लंग ये ठीक है। और वो फिर बाद में ये ओवरकम करते हैं यहाँ से, मतलब एक वो पूल में जाते हैं, वहाँ पर स्विमिंग सीखते हैं और फाइनली वो ओवरकम कर लेते हैं। तो पूल का नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो उसका नाम था YMCA पूल, ठीक है। अब कंक्लूजन ऑफ डीप वाटर स्टोरी के जो कंक्लूजन की बात करते हैं, तो द सम ऑफ डीप वाटर समरी वी लर्न दैट इट इज़ अ डिटरमाइंड इनफ दैट वी हैव अ करेज यू कैन ओवरकम एनी फियर। मतलब किसी भी फियर से आप ओवरकम कर सकते हैं अगर आपके अंदर मतलब अगर आपके अंदर पावर है, ठीक है। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस में व्हाट इंसिडेंट एट द स्विमिंग पूल याकिमा स्केलेड द ऑथर फियर ऑफ वाटर। ऐसा क्या हुआ था जिससे उनके मन में वाटर का डर बैठ गया था, क्योंकि उनके साथ हुआ था। एक मोटे ताजे बच्चे ने एक अच्छा खासा सांडू भाई धक्का दे दिया था। द ऑथर विंग पुश्ड इनटू अ डीप बाय अ बुली। बिल्कुल यही लिखा देना आंसर, ठीक है।
अगले तरफ बढ़ते हैं, हाउ डिड द ऑथर फाइनली मैनेज टू कॉन्कर फियर ऑफ वाटर से कैसे वो कॉन्कर गए, बाई इनरोलिंग इन स्विमिंग क्लास, नहीं स्विमिंग क्लास तो लेने गए थे पर एक बच्चे ने बुली किया, बाई प्रैक्टिसिंग इनहेलिंग एक्सेलिंग मैनी वीक, नहीं भाई ऐसा तो नहीं, बाई कन्फ्रंटिंग द फियर एंड प्लंगिंग इनटू वाटर, बिल्कुल उन्होंने अपने फियर को कन्फ्रंट किया और उससे सीखे। वॉट वॉज द ऑथर फर्स्ट टेरिफाइंग एक्सपीरियंस विद द वाटर, उनके साथ पहला जो एक्सपीरियंस था कहाँ पर हुआ था, पहला एक्सपीरियंस उनके साथ 4 साल पे हुआ था और वो हुआ था उनके पिताजी के साथ कैलिफोर्निया में जब वो विजिट गए थे बीच पे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन आखिरी स्टोरी की तरफ, द रेड ट्रैप की तरफ। एक काफ़ी प्यारी स्टोरी है, तो चलिए रेड ट्रैप को भी पढ़ लेते हैं और हम लोगों का ये आखिरी रहेगा, इसके बाद अपन आगे की बात करते हैं कैसे आपको बोर्ड में क्या करना है। द रेड ट्रैप, द रेड ट्रैप summary is about a man who is a peddler. He has a severe attitude towards the world. The peddler have not always been like it is a fine man before. However, it is a misfortune. He now resorted selling red trap, begging, and even stealing. Survive. Moreover, the viewers of the big red trap he is believed as much similar to the cheese put in the mice. मतलब यहाँ पर एक जो रेड ट्रैप है वो मतलब दुनिया को ये समझता है कि दुनिया पैसों के आगे, जैसे चूहा जो चीज़ देख के भागता है, अपन के घर में जो रेड ट्रैप रहते हैं, चूहा पकड़ने वाली जाली रहती है, तो वो यही समझता है कि जैसे अगर अपने लोग जो चूहे को दिखा के एक चीज़ दिखाते हैं तो चूहा उसकी तरफ भागा चला जाता है, वैसे एक इंसान है अगर उसको पैसा दिखाओ तो वो पैसे की तरफ भागा चला जाता है। उसके मन में ये थिंक था। So when we follow red trap is everything about it. Also the story of a young generous woman take a red trap seller thirst the kindness, मतलब वो इसी बात करता है। आप पूरी स्टोरी समझते हैं। द डीप वाटर समरी इन इंग्लिश, वैसे हम लोग इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, पता नहीं एडिटर साहब को क्या मर्जी चूजी। द स्टोरी बिगिन द रेड ट्रैप पैडलर हु इज द रग्ड कंडीशन, ठीक है, ही ड्रेस्ड रैग्स एंड फॉरेल, हटना भाई, फ्लैट स्टार्टेड वी हैंड नो होम एंड समथिंग इवन वेज स्टील सर्वाइव, मतलब वो खाना है भाई, पापी पेट का सवाल है, तो चोरी करता था, रेड ट्रैप बेचा करता था, चूहे पकड़ने वाले छन्ने बेचा करता था, चोरी भी कर लिया करता था कमाई के लिए थोड़ा। इन द वर्ल्ड ही लेट्स द लोनली लाइफ नो वन केयर अबाउट हिम, जब अकेली लाइफ है तो अकेली के लिए क्या गया कोई करेगा। वन फाइंड ही इट स्ट्राइक्स टू हिम दैट ही इज़ अ होल वर्ल्ड इज़ अ रेड ट्रैप, मतलब अगर चूहे को चीज़ दिखा रहे हो, चीज़ की तरफ भाग रहा है, तो ऐसे इंसान है वो पैसों की तरफ भाग रहा है, तो उसको लगता है कि पूरी जो दुनिया है वो रेड ट्रैप है। इट वॉज अ टेस्ट इट द रेड ट्रैप हैव नेवर टू लेट अस गो, ही गोज ऑन द थिंग दैट there are people out there who is already in the red trap reaching out the bread. One cold evening in her he reaches a cottage to ask for a shelter. An old crofter lived in that cottage who took in the peddler. अब जो इस बंदा था पैडलर, जो बंदा था, ये एक दिन इवनिंग का टाइम होता है, कोल्ड इवनिंग रहती है, ये घर के ओल्ड कॉटेज मतलब बूढ़े इंसान के कुटिया के पास पहुंचता है, कॉटेज माने कुटिया ही कह सकते हैं, एक पहुंचता है, तो वहाँ पर वो ये कहता है कि मैं यार एक रात रुक सकता हूँ। तो जो कॉटेज वाला था वो भी अकेला वेला आदमी था, और वेला आदमी दूसरे वेले को ज़रूर अंदर लेगा, तो वो कॉटेज वाला था क्राफ्टर, वो कंपनी चाहता था, तो वो वेलकम करता है पैडलर का। ही गिव्स हिम फॉर हॉट फूड, गरम गरम बेचारा खाना देता है, इवन टोमैटो टू स्मोक, सोटा देता है। अब आगे में समझना ज़्यादा। द प्ले कार्ड्स एंड स्टार्ट टॉकिंग, मतलब उनसे पत्ते पत्ते खेलता है, टॉकिंग स्टार्ट कर देता है। द पैडलर लर्न्स दैट द क्रॉफ्टर गॉट थर्स्टी नो सेलिंग हिज काउ विद पीचिंग पॉज द विंडो फ्रेम। द पैडलर लीव्स द नेक्स्ट डे, बट आफ्टर सीइंग द क्रॉफ्टर लीव्स हिज कॉटेज ही कम्स बैक टू स्टील द पाउच ऑफ मनी। जैसे जो क्राफ्टर के पास कुछ पैसे बचे होते हैं, वो विंडो की शील्ड पे देखता है कुछ पैसे रखे हैं। अब जैसे दगाबाजी किसे कहते हैं, वो सीखनी चाहिए इस बंदे से। ये जैसे सुबह होती है, शाम तक को कोई चोरी नहीं करता, सुबह जैसे निकलने वाला होता है तो ये मतलब क्रॉफ्टर के साथ निकल रहा होता है, क्रॉफ्टर के पैसे देख लेता है कि विंडो पर रखे हैं, तो बाहर से जाता है, चुपके से पतला सा हाथ डाल के क्रॉफ्टर के पैसे चुरा के निकल लेता है। आफ्टर स्टीलिंग वर्ड्स टू रिमेन अनसस्पेक्टेड इन द वुड द पैडलर मीस्ट, यहाँ तक तो हो गया था, इनसे पाउच ऑफ मनी से चुरा लेता है नेक्स्ट डे, ठीक है। आफ्टर स्टेइंग, चुराने के बाद ही टेक्स द वुड टू रिमेन अनसस्पेक्टेड इन द वुड द पैडलर मीट्स एन आयरन मास्टर हु मिस्टेक्स हिम टू ओल्ड comrade. He invites him to the over Christmas, refuses. After that the iron master daughter Adla visit to help the peddler get a makeover, dress him a nice cloth and shave his beard off. After this the iron master realizes he has made mistake. Peddler was not in comrade. अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो चोरी करके भागता है, एक फैक्ट्री में पहुँचता है जहाँ पर उसे एक आयरन मास्टर दिखता है। आयरन मास्टर जो था
पैडलर इसको अपना दोस्त समझता है, बहुत पुराना दोस्त समझता है, और इसको इनवाइट करता है अपने घर आने के लिए, क्योंकि वो 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस का दिन होता है, तो उसको घर पे इनवाइट करता है। तो जो पैडलर था वो पहले तो मना करता है, चोर था तो मना करता है, वो आने के लिए नहीं हाँ करता है, पर आयरन मास्टर कहते हैं आओ आओ आओ, वो नहीं आता है। उसके बाद वो अपनी बेटी को भेजता है, ठीक है, बेटी का नाम क्या था, एडला, ठीक है। वो विजिट करती है, काफ़ी फोर्स करती है उनको, अच्छे अच्छे कपड़े पहना के, उनकी बियर्ड को हटा के घर ले जाती है। तभी जाके एकदम आयरन मास्टर को रियलाइज़ होता है कि ये जो बंदा है ये मेरा दोस्त तो है ही नहीं, ये तो कोई और है। थस द आयरन मास्टर थिंक्स ही इज़ अ फ्रॉड एंड डिसाइडेड टू टर्न हिम इन, मतलब जैसे ही उसको पता लगता है कि मेरा दोस्त नहीं, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो वो तुरंत पुलिस को बुलाने लगता है। हाउएवर एडा इंसिस्ट ऑन लेटिंग हिम स्टे द सेलिब्रेट क्रिसमस, मतलब उसकी जो बेटी एडला थी वो मना कर देती कि पापा ऐसा ना करो, सेलिब्रेट कर दें क्रिसमस विद देम। हर फादर एग्री, उसके बाद पिताजी भी हाँ कर देते थे, सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर। नेक्स्ट डे द आयरन मास्टर एंड द एडला लर्न that the peddler was a thief through the church about the incident on the old crofter। उसके बाद अगले सुबह जब वो चर्च जाते हैं तो उनको पता लगता है जो ये जो पैडलर है ये चोर निकम्मा चोर निकला, जिसने क्रॉफ्टर के यहाँ से चोरी की थी। बट जो हमारा पैडलर था वो काफ़ी सुधर चुका था, वो सारे पैसे इनके घर रख गया था। नेक्स्ट डे, ठीक है, दे हैड होम इन हरी थिंकिंग ही वॉज स्टोलन, मतलब जो वहाँ से चर्च से सुना तो इन लोगों को लगा इनके घर में चोरी हो गई होगी, पैडलर चोरी करके भाग गया होगा। पर जैसे ही घर पे आते हैं तो सरप्राइज होते हैं, द पैडलर डिड नॉट स्टील ए थिंग, मतलब उसने कुछ नहीं चुराया था, एक चाकू भी नहीं चुराया था। ही लेफ्ट अ नोट, एक नोट छोड़ गया था एडला के लिए इन द फ्रॉम अ टिनी रेड ट्रैप में, ठीक है। ही इज ऑल्सो नोट थैंकिंग, मतलब बच्ची को थैंक यू, एडला को थैंक यू कहता है कि आपने ऐसी मुझे पार्टी एंजॉय की, क्रॉफ्टर का पैसा भी रिटर्न कर देता है, वो कहता है कि उससे माफ़ी मांग लेना। कंक्लूजन ऑफ द रेड ट्रैप स्टोरी बात करें तो स्लम ऑफ द रेड ट्रैप समरी वी लर्न दैट द बी चेंज द वर्ल्ड थ्रू आउट द काइंडनेस कंपेंसेशन इन एडिशन इट टीचेज द मैटेस्टिक थिंग्स नेवर बी जॉय, मतलब जो संसार है उसको केवल आप प्यार से ही बदल सकते हो, किसी से मारा पीटी करके आप तो नहीं बदल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की। व्हाट रियलाइजेशन डज द रेड ट्रैप पैडलर कम इन द वाइल स्टेइंग इन द क्रॉफ्टर कॉटेज, ठीक है। ही रियलाइज दैट द क्रॉफ्टर इज अ काइंड ऑफ जेनरस मैन, ठीक है। हाँ ये हो सकता है बिल्कुल, पर आगे भी पढ़ते हैं, सॉरी क्या कर रहा है भाई, बिल्कुल हो सकता है पहला। ही रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज लाइक अ रेड ट्रैप ट्रैपिंग पीपल इन अ टेम्पटेशंस, बिल्कुल ये असली आंसर हुआ कि वो सोचता है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक रेड ट्रैप है जिसमें फंसता चला। ही रियलाइज ही वांट टू चेंज, ना भाई। ही रियलाइज द स्टीलिंग फ्रॉम अ क्रॉफ्टर, वो तो अगले सुबह सोचता है भाई। हाउ डज द आयरन मास्टर रिएक्ट व्हेन ही फाउंड आउट द पैडलर ट्रू आइडेंटिटी, आयरन मास्टर कब जानता है, ही डिसाइडेड टू टर्न पैडलर इनटू द अथॉरिटीज़, जी हाँ बिल्कुल, वो जब जान पाता है कि ये मेरा दोस्त था ही नहीं, मेरे साथ ठुकरा के मेरा प्यार हुआ है, तो वो तुरंत अथॉरिटीज़ को बुलाने लगता है, पर उसकी बेटी मना कर देती है, ऐसे ही रुक जाता है। व्हाट डज द पैडलर लीव बिहाइंड एज अ जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड हॉनेस्टी, आखिरी में वो क्या करता है, वो जो आखिरी में क्या करता है, वो पैसा छोड़ जाता है और थोड़ा सा सॉरी मांग लेता है। ही लीव्स इज अ बैग ऑफ स्टोलन आयरन मास्टर, ना, ही लीव्स अ नोट फॉर एडला कम एक्सप्लेनिंग हिज एक्शंस, भाई अलग ही यार। ही लीव्स द क्रॉफ्टर मनी एंड नोट ऑन, बिल्कुल ये आंसर है। ही लीव्स बिहाइंड हिज ओल्ड रेड ट्रैप पैडलर, ना भाई, इसका आंसर हुआ हमारा सी। अब नेक्स्ट चैप्टर अगले वन शॉट में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, जो कल होने वाला है, इसमें हम लोग कवर करेंगे इंडिगो को, क्योंकि ये काफ़ी प्यारी स्टोरी है, गोइंग प्लेस को, माई मदर है 66 को, एलिमेंट्री स्कूल इन क्लब में। अब मैं जानता हूँ बहुत सी दिक्कतें होती हैं, मुश्किल से लहर बढ़ के पार नहीं होती है, कुछ करने वालों की कभी हार नहीं होती। कल दोबारा लौटेंगे अच्छे सेटअप्स के साथ, मुझे पता है आज बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई हैं, पर विश्वास मानिए हम लोग आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस, बस आप हम लोगों के साथ मेहनत करते रहिएगा। तब तक के लिए कल मिलते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए जो हमारे एडिटर साहब ने बहुत ही मेहनत से लिखी। काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं, काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं, बीत जाता एक साल यूं ही, पर एक और साल प्रयास करूँगा मैं। इसी के साथ मेरा नाम संस्कार है और मैं इसी मोटिवेशन के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा कल से आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ, इंडिगो, गोइंग प्लेस, माई मदर 66 के साथ। तब तक के लिए गाइस एंजॉय कीजिए, जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, वैसे आप वीडियो के फॉर्म में भी देख सकते हैं। वीडियो के फॉर्म में नोट्स को लिखिएगा नहीं, नोट्स को बस ऐसे ही वीडियो, अगर आपको नोट्स पढ़ने का मन करे दोबारा से इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। और मैं आखिरी में यही कहूँगा, खूब सारे क्वेश्चन लगाइए, खूब सारे PYQ लगाइए। हम लोगों ने जो क्वेश्चन सीरीज़ आपके ऐप पे दी है उस क्वेश्चन सीरीज़ को लगाइए। कोई डाउट होता है तो तुरंत पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो।